डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं विके दीक्षित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 2 को लेकर के हाजिर हुआ हूं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल में आपने देखे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमने डिस्कस किए थे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था। तो वहाँ से ये प्रूफ हो गया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये डीएनए है क्या, डीएनए क्या है। तो डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड के हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रकाश डाल दूँ। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई ए मेडिको स्टूडेंट फ्रेडरिक मिसर इन 1869 में अमेरिकन मेडिको स्टूडेंट ने इसको पस सेल से ऑब्टेन किया था एंड ही नेम्ड एज ए न्यूक्लिन। बाद में इसके एसिडिक नेचर को देखते हुए इसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम बायोकेमिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है। तो सबसे पहले हम डीएनए पढ़ेंगे इस वीडियो में, उसके बाद आरएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डीएनए। तो पहले हम ये जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो आरएनए और डीएनए है, उनके मेन कंपोनेंट्स क्या है। फिर हम आरएनए और डीएनए के बीच में स्पेसिफिक डिफरेंसेस जानने की कोशिश करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के जो तीन मेन कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। ठीक है। अब नाइट्रोजनस जो बेस हैं, इनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन और दूसरा क्या है, pyrimidine। ठीक है। अब प्यूरिन जो है वो दो तरह के होते हैं प्यूरिन। और ये दो तरह के प्यूरिन कौन कौन है, एडेनिन जिसको हम लोग ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल जी, इसी तरह से साइटोसिन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल सी, थाइमिन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डी एंड यूरेसिल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू। पेंटोज शुगर इज ऑल्सो इज ऑफ 2 टाइप्स, पेंटोज शुगर, ये राइबोज शुगर और डी ऑक्सी राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर और डी ऑक्सी राइबोज शुगर के बारे में मैंने पहले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। सो यहाँ पर मैं उसको ज़रूरी नहीं समझता हूँ, आप इसको फर्स्ट वीडियो से देख सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो फास्फोरिक एसिड है, H3PO4। अब इसके बाद से हम आते हैं, ये तो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड रहे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि टोटल जो बेस हैं वो 5 हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो इनको हम शॉर्ट में कैपिटल ए, जी, सी, टी और यू के नाम से जानते हैं। किसी एक न्यूक्लिक एसिड में यानी आइदर आरएनए या डीएनए में इन 5 में से केवल 4 बेस पाए जाते हैं। जैसे अगर डीएनए में देखें तो प्यूरिन ये तो दोनों पाए जाएंगे, एडेनिन और ग्वानिन दोनों पाए जाएंगे। पायरिमिडीन में साइटोसिन भी पाया जाएगा, ये 3 तो कंपलसरी हैं, तीनों डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास किसके बीच में है, थाइमिन और यूरेसिल के बीच में। तो थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए और यूरेसिल आरएनए में होता है। यानी आरएनए में थाइमिन नहीं होगा और डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा। यानी आउट ऑफ 5 ओनली 4 बेसेस विल बी प्रेजेंट। पेंटोज शुगर में भी यही होता है कि आरएनए के अंदर जो है क्या होता है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। और फास्फोरिक एसिड दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, ओके। नाउ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड एक कंपाउंड है जो शुगर और बेस के मिलने से बनता है। शुगर प्लस बेस, अगर हम यहाँ देखें शुगर प्लस बेस, शुगर मतलब पेंटोज शुगर
यानी वो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज कोई हो सकता है, और बेस भी इसी तरह से कोई भी हो सकता है, तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब यहाँ हमने स्पेसिफिक न्यूक्लियोसाइड के नाम हमने लिखे हैं, यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इफ़ वी यूज डीऑक्सीराइबोज शुगर, अगर हम ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का यूज़ करते हैं और एडेनिन बेस के साथ जुड़ता है, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। यहाँ डीऑक्सी वर्ड जो है ना, इसे डी से शॉर्ट में हम लोग शो करते हैं। इसी तरह से अगर ग्वानिन है और शुगर क्या है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज है, तो डीऑक्सी ग्वानोसिन होगा। लेकिन ये नाम पैरिमिडीन के साथ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। देखिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ अगर साइटोसिन है तो डीऑक्सीसाइटिडीन न्यूक्लियोसाइड होगा, और अगर थाइमिन है तो यहाँ पर थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड होगा। यानी न्यूक्लियोसाइड में दो चीज़ें हैं, एक शुगर है और एक बेस है। अब इनके बीच में एक चीज़ और बता दूं कि इनके बीच में बॉन्ड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर बॉन्डेड विथ बेस बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ओके, अब इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोटाइड में जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, शुगर प्लस एडेनिन प्लस फास्फोरिक एसिड। जब तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जुड़ के कंपाउंड बनाएंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर है, एडेनिन बेस है, फास्फोरिक अगर एसिड है, तो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। क्योंकि एक फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ग्वानिन है तो ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, और अगर साइटोसिन है तो फिर नाम बदल जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफास्फेट। अगर थाइमिन है तो इसका नाम क्या होगा, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफास्फेट। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफास्फेट क्यों नहीं होता है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यूरेसिल जब डीएनए में होता ही नहीं है, यूरेसिल जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ बॉन्ड ही नहीं बनता है, यहाँ पर कंपाउंड नहीं बनता है, इसलिए डीऑक्सी यूरेसिल यूरिडीन मोनोफास्फेट डीएनए में नहीं होगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम बाइंडिंग को एक बार और दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देखिए, ये जो आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बेस है, और कौन सा बेस है, एडेनिन बेस है। ठीक है, ये एडेनिन बेस है। ठीक है, एडेनिन बेस में और ग्वानिन बेस, ये दोनों प्यूरिन है, और दोनों में खास बात क्या होती है कि 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग फ्यूज होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन में केवल एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, यही प्यूरिन और पिरिमिडीन में डिफरेंस है। ठीक है, जो एडेनिन और ग्वानिन में उसमें 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होंगे, लेकिन साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल में एक ही हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी। ये डिफरेंस है प्यूरिन और पायरिमिडीन में। अब हम आते हैं, प्यूरिन जो है, जो बेस होता है वो शुगर देखिए, शुगर आप देखिए ये जो H है ना, इट शोज दैट कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या कोई भी शुगर हो, इसके 1 पोजीशन पे एडेनिन जुड़ता है, फर्स्ट पोजीशन पे, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी शुगर के 5th कार्बन के साथ यहाँ फास्फोरिक एसिड जुड़ रहा है, 5th पोजीशन पर क्या जुड़ रहा है, फास्फोरिक एसिड जुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो होगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर, ये जो है एक न्यूक्लियोटाइड बना। अगर इन दोनों को देखा जाए, बेस और शुगर को, तो न्यूक्लियोसाइड हुआ, और इसके साथ जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोटाइड, और इसका नाम क्या होगा, अगर एडेनिन है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, फास्फोरिक एसिड है, तो इसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर ये फास्फेट को न्यूक्लियोटाइड के रूप में देखा जाए तो क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ठीक है, ओके, तो ये मतलब ये है न्यूक्लियोटाइड को दिखाया गया है। यहाँ पर एक और न्यूक्लियोटाइड को दिखाने की कोशिश की गई है, ये यूरेसिल है पैरिमिडीन के साथ, ये राइबोज शुगर के साथ जुड़ रहा है, यहाँ OH है देखिए,
ये देखिए ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है और ये राइबोस शुगर है, दोनों में क्लियर कट यहाँ पर OH के वजह से डिफरेंस है। और ये यूरेसिल के साथ जुड़ रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, और यहाँ 5th पोजीशन पर फास्फोडाइएस्टर से फास्फेट जुड़ रहा है। तो इसका नाम क्या हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड। ये द न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसका नाम होगा यूरिडीन। क्या नाम होगा, यूरिडीन। राइबोस शुगर, इसलिए डी नहीं लगेगा। और जब न्यूक्लियोटाइड होगा तो न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम होगा, न्यूक्लियोटाइड का नाम यहाँ पे होगा यूरिडीन मोनोफास्फेट। क्या नाम होगा इसका, यूरिडीन मोनोफास्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है एक प्यूरिन बेस के साथ और एक पिरिमिडीन बेस के साथ दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि जो डीएनए होता है, हम डीएनए की यहाँ पर बात कर रहे हैं, डीएनए होता है उसके 2 इंड क्लियर कट होते हैं। कि ये 5th इंड होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये 5th इंड है और यहाँ पर ये 3rd इंड है। 5th इंड पे क्या होता है, 5th इंड में इसको 5th इंड क्यों कहते हैं, इसको 3rd इंड क्यों कहते हैं, इसका कारण है। अब इस राइबोस शुगर को देखिए, राइबोस शुगर में जो नेमिंग होती है वो यहाँ से होती है। ये 1st पोजीशन है, दिस वन इज द 2nd, दिस वन इज द 3rd, दिस वन इज द 4th एंड दिस कार्बन इज द 5th। यहाँ पर 5th पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ फ्री रहता है जहाँ पर कोई और न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है वो 3rd इंड पे है। देखिए ये 1st, ये 2nd और 3rd इंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन एटम, मतलब जो 3rd कार्बन है उससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, इसलिए इसको 3rd इंड बोलते हैं। और इधर 5th कार्बन से जुड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, इसलिए इसको 5th इंड बोलते हैं। अब चाहे कितने भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए, इस तरफ 5th इंड ऑलवेज जो है फ्री रहेगा और इधर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलवेज फ्री रहेगा। तो इसलिए ये इधर 5th इंड होगा और इधर 3rd इंड होगा। तो आशा है कि अब इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं बाइंडिंग। ये बाइंडिंग को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको बाद में हम इस स्लाइड पे आएंगे। पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो केमिकली हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा कि डीएनए क्या है, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोटाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। 3 जुड़ जाएंगे तो ट्राई, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रा। अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाए तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में अगर देखा जाए, एक न्यूक्लियोटाइड में तो क्या होगा, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा। डीएनए में शुगर तो फिक्स हो गया। बेस जो है 4 ऑप्शन है, ATGC, और फास्फोरिक एसिड भी कन्फर्म वही होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर आप तो ये जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, ये मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें शुगर सेम है, फास्फोरिक एसिड सेम है। केवल बेस के आधार पर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, जिनको जैसे ए से अगर ए है तो क्या बनेगा, जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसका नाम होगा AMP यानी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, या डी थाइमिडीन, यहाँ पर थाइमिडीन हो गया यानी डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफास्फेट। ये 4 जो है मतलब जो है क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। क्लियर। तो 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म, जिनको हम डीऑक्सी AMP, डीऑक्सी TMP, GMP एंड CMP इनको नाम देते हैं। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर। डीएनए का जो स्ट्रक्चर जानने की हम कोशिश करते हैं इसमें। और डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए बहुत फेमस है एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय J.D. वाटसन एंड FSC क्रीक इन 1952 या 53। ठीक है, तो J.D. वाटसन एंड FSC क्रीक 1952 में एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के आधार पर इस डबल हेलिकल मॉडल डीएनए को प्रपोज किया था। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, अगर इसको देखें तो हम पहले डिस्क्रिप्शन के बजाय यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर जो है कि ये डीएनए है, यू कैन सी है,
दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। और हमने आपको बताया कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं उनमें एक फिफ्थ एंड होगा और एक थर्ड एंड होगा। चलो यहाँ इंड नहीं शो किया गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होगा ज़रूर। दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा जो है, दोनों जो है दो, मतलब डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, यानी टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म डीएनए, यानी डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए कि ये दो जो चेन है, द टू चेन आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंटी पैरेलल का मतलब यह है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज 5 to 3, then the direction will be, this polynucleotide chain will be 3 to 5, यानी अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं लेकिन डायरेक्शन इनका अपोजिट होता है, इसलिए इनको एंटी पैरेलल कहते हैं। अब इसके लिए आप इमेजिन कीजिए लैडर को। अब लैडर में क्या होता है, लैडर में आप देखेंगे कि जैसे कि दो बम्बू होते हैं और उसमें बीच बीच में जो है वो कनेक्टर्स लगे हुए होते हैं, उनको दो बम्बू को कनेक्ट करने वाले जो है। तो ये कनेक्टर क्या है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी द बेस ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो दूसरे बेस के जो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बेस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ये है तो ये का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे टी होगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 होगा, यानी ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इसी तरह से टी और ए के बीच में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। लेकिन जो जी और सी के बीच में देखा जाए तो जी और सी के बीच में जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो अभी तक जो कैरेक्टर डीएनए के पॉइंट जो हमने बताया कि डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द टू चेन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तीसरा पॉइंट क्या है कि द टू चेन ट्विस्टेड विथ ईच अदर एंड फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, एक हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है तो वन कॉम्प्लीट हेलिक्स जो इस पॉइंट से हम यहाँ से भी ले लें तो बीच में एक छोड़ के, यहाँ से देखिए यहाँ से अगर हम ले लें तो ये यहाँ से ये छोड़ के, ये ट्विस्ट को छोड़ करके ये यहाँ तक, ये एक कम्प्लीट हेलिक्स होगा, और इस कम्प्लीट हेलिक्स की लेंथ होगी 3.4 नैनोमीटर। क्या होगा इसका जो है 3.4 नैनोमीटर या 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अगर एंगस्ट्रॉम में कहेंगे तो 34, और अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो 3.4। और नंबर ऑफ बेस, अगर ये वन कंप्लीट हेलिक्स है एंड इन वन कंप्लीट हेलिक्स 10 बेस आर प्रेजेंट एंड दैट आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो बेस पेयर के बीच में, यहाँ पर देखिए ये दो बेस पेयर हैं यानी जी सी और टी ए, ये इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 0.34 नैनोमीटर या 3.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम होगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसका जो, चूँकि ये एक मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर 2 नैनोमीटर या 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। तो डीएनए के जो मेन पॉइंट्स क्या हैं, डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। द टू चेन ट्विस्टेड विथ ईच अदर एंड फॉर्म हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। Okay, the length of one helix is 3.4 nanometer and 10 bases are present in one complete helix and they are equidistant, so distance between two bases are 0.34 nanometer and the diameter of the DNA is 2 nanometer. Okay, और जो base, the two polynucleotide chain are jointed with each other by hydrogen bond. And the number of hydrogen bond A and T is 2 and G and C is 3. So this is all about the structure of the DNA. Okay, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए आपको मैं पहले वाली स्लाइड पे ले आ रहा हूँ। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये एडेनिन और थाइमिन बेस के बीच में ये बॉन्ड को दिखाया गया है यहाँ पे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैं पहले एक बात बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन,
के साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बनेगा, ठीक है। और फ्लोरीन के बीच में भी बनता है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन है नहीं, तो हम केवल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एडेनिन में यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड की ही पॉसिबिलिटी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ O और H है, यहाँ H और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ H और वो और H हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये डिपेंड करता है कि ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना वो कार्बन से जुड़ा है। तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े चाहे नाइट्रोजन से जुड़े, फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि ये नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, और रिजल्टेंट हम केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ये रिजल्टेंट क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, और दिस शिफ्टिंग लीड्स ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस हाइड्रोजन एंड द सिमिलर केस इज ऑल्सो डेवलप हियर। तो यहाँ पर जो पार्शियल चार्ज होगा, और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इनके बीच में एक वीक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसलिए ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है वो नहीं डेवलप, पॉजिटिव पार्शियल प्रेशर उतना स्ट्रांग नहीं डेवलप होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। तो आप यहाँ देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड की है। और यहाँ पर आप देखिए इस केस में, यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ओके, आई थिंक कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये डीएनए के कुछ स्लाइड फीचर्स है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब आ जाते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के ऊपर। देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, यानी ये इसमें एक ही स्ट्रैंड होती है। और आरएनए के कंपोनेंट देखा जाए तो देखिए बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल होगा। यहाँ पर थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। और शुगर में राइबोस शुगर होगा, जबकि आपने डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर देखा था। और फास्फोरिक एसिड तो कॉमन है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर वही चीज़ मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हमने इसको रिपीट करना जो उचित समझा कि द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एट सेकेंड पोजिशन इन राइबोस शुगर इज रिएक्टिव ग्रुप दैट मेक्स देम एक्टिव। और डीएनए में यही नहीं होता है तो वो स्टेबल होता है। अब आरएनए जो है वो 3 तरह का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, और ट्रांसफ़र आरएनए के बाद से ये राइबोसोमल आरएनए। क्लियर? तो ये आरएनए के बारे में रहा। अब ये टाइप्स ऑफ आरएनए के डिटेल पॉइंट्स आप यहाँ पर हमने कुछ मेंशन किए हैं। जैसे मैसेंजर आरएनए, ये जो 3 तरह का आरएनए उनके बारे में कि मैसेंजर आरएनए की क्या खास बात है। मैसेंजर आरएनए कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन टू सिंथेसाइज। देखिए जो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होता है, इट इज ट्रांसफर टू द मैसेंजर आरएनए। आगे आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में ट्रांसक्रिप्शन में। तो डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफ़र होता है? मैसेंजर आरएनए में। और मैसेंजर आरएनए के अंदर प्रोटीन के जो प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस है, इट इज डिसाइडेड बाय मैसेंजर आरएनए। यानी द मैसेज ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए, हेंस इट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कैरी द कोड इनटू साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन सिंथेसिस आकर, यानी मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस में और वहाँ से वो साइटोप्लाज्म में जाता है जहाँ पे राइबोसोम जो है वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है।
राइबोसोमल आरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए है, इसको हम लोग शॉर्ट में आरआरएनए कहते हैं। इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम, यानी राइबोसोम प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलके बना होता है। इन द साइटोप्लाज्म राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन कॉल्ड ए राइबोसोम। एंड ये राइबोसोमल आरएनए इज सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पर देखिए राइबोसोमल आरएनए कई तरह के होते हैं, जैसे 23S, 28S, 16S, 18S, 5S एंड 5.8S, ये टाइप्स हैं राइबोसोमल आरएनए के। एंड राइबोसोमल आरएनए इज कॉइल्ड एंड सराउंडेड बाय प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम, यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाएंगे? राइबोसोम को बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट आरएनए है, यहाँ पे दो आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। थर्ड आरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। तो टीआरएनए कंटेन अबाउट 75, देखिए टीआरएनए सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियो वो है, इसमें आरएनए है। और टीआरएनए में यहाँ पर एक हमने ट्रांसफर आरएनए, जो ट्रांसफर आरएनए एलेनिन अमीनो एसिड को जो कैरी करता है, उस अमीनो एसिड की एक यहाँ पर स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश की है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए है, और इस आरएनए को रॉबर्ट होली ने जो है डिस्कवर्ड किया था, और उसका जो स्ट्रक्चर जो बताया उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, ये कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए हो, इस ट्रांसफ़र आरएनए में जो है एक, देखिए ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और ये ऐसे क्वाइल्ड होकर के क्लोवर लीफ मॉडल बना रहा है। इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है, क्लोवर लीफ मॉडल। दिस मॉडल इज कॉल्ड क्लोवर लीफ, मतलब एक सिंगल जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो क्वाइल्ड होकर के इस तरह के स्ट्रक्चर को बना रहा है, जिसमें यहाँ पर ये 3 इंड है और यहाँ पर ये 5 इंड है। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें अलग अलग जो इंपॉर्टेंट साइट है वो क्या है? देखिए, ये CCA आप यहाँ देख सकते हैं, CCAOH, ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है। आप जानते हैं कि ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक कैरी करने का काम करता है, ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसका नाम ट्रांसफर आरएनए है। तो अमीनो एसिड ज्वाइंट कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। इसको हम लोग अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोई भी अमीनो एसिड किसी भी ट्रांसफर आरएनए के साथ नहीं जुड़ सकता है। हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनएज होते हैं, और ये डिसाइड होता है इस यहाँ पर जो 20 का सीक्वेंस होता है उससे, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी कोडान। तो ये एंटी कोडान लूप हो गया, यहाँ राइबोसोम ऐड होगा, यहाँ पे एंजाइम यानी अमीनो एसिड सिंथेटेज यूज होगा। ठीक है, तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। अब आरएनए के फंक्शंस अगर देखा जाए तो इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस में ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, पर्टिकुलरली प्लांट वायरस में, और कुछ एनिमल वायरस में भी ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं, जैसे आरएनए, जैसे एड्स का वायरस है। ठीक है, और इट एक्ट एज ए राइबोजाइम, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है आरएनए की, उसको हम राइबोजाइम बोलते हैं। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, इट हेल्प इन सिग्नल रिकॉग्निशन, इट हेल्प इन राइबोसोम फॉर्मेशन, इट हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहे आरएनए के। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर बताएं, ताकि इसको हम और बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।